हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 2 के बारे में, जहां पर हम लोग आप लोगों को आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका पढ़ा चुके थे। तो अब हमारे जो दो टॉपिक्स हैं इनसे बार बार लगातार जो है वो क्वेश्चंस आए हैं। जितना भी मतलब ऑब्जेक्टिव में तो इसमें क्या ही क्वेश्चन आएंगे, जितना भी आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुए उनमें बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस आए हुए। तो देखिए, शिक्षा एक विनियोग के रूप में यानी एजुकेशन एज अ इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन एज अ ह्यूमन कैपिटल यानी मानव मूलधन के रूप में, इतने ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आए। आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर गाइड्स वगैरह आप लोग लेंगे। हालांकि मैं गाइड प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं तो बुक के ही बारे में करता हूँ। अगर आप लोगों को बुक्स वगैरह लेनी है तो आप लोग पूनम मदान की बुक ले सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ से हैं तो क्या कहते हैं CSJMU यूनिवर्सिटी से। तो चलिए बात करते हैं शिक्षा एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो याद रखिएगा कि ऐसा विनियोग यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसके द्वारा मनुष्य अपनी जीविका जो है वो चला सकता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी जीविका चला सकता है। एक बार शिक्षा पर आप खर्च करेंगे तो आप इतने शिक्षित जरूर हो जाएंगे कि आप अपनी जीवन भर उससे कमा करके खा सके। ठीक है। अब देखिए, शिक्षा पर व्यय, बालकों की तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति, उन्हें पर्याप्त अवसर देना। अब देखिए, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इसका क्या अर्थ है, शिक्षा पर यदि आप लोग व्यय करते हैं तो क्या होता है कि सरकार के पास वो पैसा पहुंचता है शिक्षा वाला, और वो क्या करते हैं, बालकों की तत्कालीन जो आवश्यकताएं की पूर्ति है वो सरकार के द्वारा की जाती है। और साथ ही साथ उन्हें इस तरीके के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं कि वह समाज में अपना एक स्थान बना सके, और साथ ही साथ में वह समाज में खुद एक अपने नागरिक की तरह जी सके और मुख्यधारा से स्वयं को जोड़ सके। अब देखिए, तीसरा क्या है, अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति कम पढ़े लिखे व्यक्ति से अधिक धनोपार्जन करता है। मतलब वो क्या करता है, अधिक धन कमाता है, अर्थात शिक्षा पर किए गए व्यय का प्रतिफल उसे मिलता है। तो देखिए, एक जो इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट का हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि लाभ। तो देखिए क्या है, अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो ज़्यादा पैसे कमाता है कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, तो ये हमें लाभ ही तो मिल रहा है। फिर देखिए, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति नए विचारों को जल्दी ग्रहण कर लेता है, तथा नई जो चीज़ें आती हैं, नई पॉलिसीज, नए साधन आए, टेक्नोलॉजी आई, इन्हें भी अच्छे से ग्रहण करता है, और वो धीरे धीरे क्या करता है, उसी वर्कशॉप या उसी कंपनी में अपना एक अलग स्थान प्राप्त कर लेता है। फिर देखिए, लिखा है शिक्षा व्यक्ति के वेतन के प्रभावित करती है। ठीक है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति और ग्रेजुएट व्यक्ति में अधिक वेतन जो है वो ग्रेजुएट व्यक्ति को दिया जाता है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट की और उसका आप लोगों को क्या मिला, लाभ मिल रहा है। शिक्षा पर किया गया व्यय राष्ट्रीय आय पर वृद्धि करता है। यानी क्या होता है, शिक्षा पर व्यय करेंगे तो कोई भी मतलब जो देश होता है वो अपने योजनाओं और जिन पर जितना व्यय करता है वही उसकी राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करता है, तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। शिक्षा पर किए गए शोधों से शिक्षा में समाज के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए शिक्षा में आपने व्यय किया तो उस पर आप लोग क्या करेंगे, जैसे रिसर्च वगैरह होती है, जो लोग PhD करते हैं वो रिसर्च करते हैं कि समाज में किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्यों शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी जा रही है। तो क्या होता है कि उनमें रिसर्च की जाएगी, और उस समाज में जिस तरीके की शिक्षा की आवश्यकता होगी हम लोग उस समाज को उस तरीके की शिक्षा देंगे, और जिससे क्या होगा, शिक्षा पद्धति एवं समाज दोनों का ही विकास होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं दूसरा जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शिक्षा मानव मूलधन के रूप में, एजुकेशन एज अ ह्यूमन कैपिटल। तो देखिए, इसमें अभी चीज़ें बाकी हैं, आप लोग जाइएगा नहीं। तो देखिए, शिक्षा मानव मूलधन के रूप में इसमें क्या चीज़ आती है, तो एजुकेशन एज अ ह्यूमन कैपिटल में सबसे पहले अर्थशास्त्र में इसे मूलधन बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कैपिटल नाम देते हैं। अर्थात ऐसा धन जिसके इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के रूप में, यानी विनियोग लिख दे, अगर विनियोग लिख देता तो आप लोगों का बुद्धि चकरा जाती, क्या है ये विनियोग। ठीक है। तो ऐसा नहीं लिखता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट के पश्चात उससे अधिक धन का अर्जन किया जाता है, उसे ही मूलधन कहते हैं। या इसके दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, किसी व्यवसाय या उद्योग में जितना धन निवेश किया जाता है और जिसके बदले हमें लाभ कमाने की इच्छा होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। ठीक है। याद याद रखिएगा, धन जो होता है, अब देखिए उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या है, थोड़ी चीज़ें लिखने को रह गई हैं, वो आप लोग लिख लीजिएगा। जिस तरीके से हम लोग किसी भी एक व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट धन से करते हैं, बाह्य रूप से करते हैं, उसी तरीके से जब हम लोग शिक्षा में क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो क्या करती है, शिक्षा मनुष्य का अपना गुण होता है। तो उससे क्या करता है, जो मानव है यानी मनुष्य है वो शिक्षा ग्रहण करता है, और शिक्षा जो होता है वो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपकी आंतरिक प्रॉपर्टी होती है। ये तो खर्च हो सकता है लेकिन आपकी शिक्षा जो है वो खर्च नहीं हो सकती, उसका आपका अपना गुण है और वो आपको आगे समाज में ले जाती है। इसी आधार पर शैक्षिक अर्थशास्त्र में शिक्षा को मानव मूलधन
कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसी के आधार पर जो हमारा एजुकेशनल जो यहाँ पे अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, उसमें क्या कहा गया है, शिक्षा को मानव मूलधन कहा गया है, यानी ह्यूमन कैपिटल कहा गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद इसके बारे में आगे भी लिखा है, जिस प्रकार धन निवेश पर लाभ होता है उसी प्रकार शिक्षा पर निवेश से दो चीजें होती हैं, मानसिक संतुष्टि मिलती है। कैसे मानसिक संतुष्टि मिलती है? एजुकेशन में हम लोग जो होते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है और हमारे मन किस तरीके से शांत रह सकता है ये भी बताता है। समाज में सम्मान मिलता है और साथ ही साथ में आर्थिक लाभ मिलता है। वो मैंने अभी ऊपर एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को बता ही दिया किस तरीके से आर्थिक लाभ मिलता है। ज़्यादा पढ़ा ग्रेजुएट व्यक्ति कम से ज़्यादा रुपए कमाता है। फिर देखिए यहाँ पर, जिस राष्ट्र के पास जितना अधिक मानव मूलधन होता है वह राष्ट्र आर्थिक रूप से उतना ही अधिक विकास करेगा। ठीक है, आर्थिक विकास के संदर्भ में शिक्षा के प्रतिफल। तो देखिए, जो आर्थिक विकास के रूप में शिक्षा के प्रतिफल होते हैं वो तीन तरीके के प्रतिफल हमें मिलते हैं। एक मिलता है कि तुरंत हमने इन्वेस्टमेंट किया और तुरंत हमें प्रतिफल मिल गया, तो ऐसे प्रतिफल को तत्कालीन, फिर अल्पकालीन, ये दीर्घकालीन। इनको समझना बहुत आसान, बहुत बार पूछे गया क्वेश्चन और इसको पूरा डिफाइन करना होता है। तत्कालीन प्रतिफल जो होते हैं, जो तुरंत हमें मिल जाते हैं, वो क्या होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है, स्थायी नहीं होते हैं। जब तक ऐसे प्रतिफलों की हमें आवश्यकता होती है हम उन्हें महत्व देते हैं, जैसे ही उनका महत्व कम हो जाता है हम उन्हें छोड़ देते हैं। जैसे शिल्प कला, अचानक से हमारे पास में पैसे खत्म हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम शिल्प कला पर जोर दे देते हैं, मूर्ति कला पर जोर देते हैं, मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं। जब तक हमारे पास कुछ नहीं तब तक यही काम कर लेते हैं। लकड़ी का काम शुरू कर दिया, जब तक हमारे कोई दूसरा काम नहीं मिलता है, ऐसा सेकेंडरी वर्क के रूप में हम इसे शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आवश्यकता के अनुरूप आते हैं और ये मानव जीवन में स्थायी नहीं होते हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अल्पकालीन प्रतिफल क्या होते हैं, ऐसे कार्यों का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए कुछ वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है और ये भी स्थायी नहीं होते। जैसे हमने 12th बीए बीएससी कर लिया, अब जब आगे चल करके जीवन में कोई भी इन सारी वैकेंसीज से रिलेटेड, इन सारी योग्यताओं से रिलेटेड जो वैकेंसीज मिलेगी हम उसमें अप्लाई करेंगे। जैसे विद्युत विभाग में निकली तो हमने अपनी डिग्रीज दिखाई और हम इसमें लग गए। फिर उद्योग, तो हमें कुछ वर्ष क्या करनी पड़ी, प्रतीक्षा करनी पड़ी, और उद्योगों में लग गए, कृषि में लग गए, पर्यटन आदि फील्ड में लग गए। दीर्घकालीन प्रतिफल क्या होता है, मानव जीवन को पूर्णतया प्रदान करते हैं। पूर्णतया प्रदान करते हैं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। पूर्णतया प्रदान करते हैं मतलब यहाँ पर नौकरी करने से मतलब नहीं है, किसी भी फील्ड में अपना एक ऐसा योगदान दे जाइए जो आपके मरने के बाद भी क्या रखे, लोग उसको याद रख लें। ऐसी चीजें आती है दीर्घकालीन प्रतिफल में। जैसे सेब गिरा भाई साहब, न्यूटन ने देख लिया और ये क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड थ्योरी अपनी दे करके चले गए। आज भी क्या है, हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड थ्योरी जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं तो न्यूटन का हम लोग नाम लेते हैं। मतलब क्या है, ये मरने के बाद भी एक तरीके से कहिए अमर हो गए हैं और इनको क्या है, जीवन में पूर्णतया मिल गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने साहित्य में अपना योगदान दिया है। अमार बांग्ला करके इन्होंने शायद वहाँ पे बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, कुछ ऐसा समाज में करके जाना चाहिए जिसका दीर्घकालीन प्रतिफल मिले। हालांकि हम इसको इकोनॉमिक रूप से नहीं जोड़ सकते हैं, बल्कि दूसरे चीजों से भी जोड़ सकते हैं कि हमारा योगदान जो है वो लोगों के द्वारा याद रखा जाए। इस तरीके से टैगोर का साहित्य में योगदान है। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा दिया गया एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ में मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे नोट्स और मेरे चैनल से किसी भी तरीके की मदद मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरीके के धमाकेदार वीडियो के साथ में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें यूनिट 1 हमारी पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।